ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग करिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कि इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है। पहले तो कैसे पहचानते होंगे कि कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब देख के कैसे पहचान? हाँ, ब्रैकेट से। बहुत अच्छा। कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट से पहचानते हैं, है ना भाई। जैसे 10th क्लास में तो इसका नाम नहीं पता होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो बच्चे सोचते हैं बस ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है जैसे मैथ्स में बनाते हैं, है ना। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है। हाँ, और फिर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचानने का तरीका तो बता दिया आपने। हाँ, जो इनके मेटल्स अलग-अलग होते हैं उसमें डिसोसिएट नहीं। बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर स्टेबल कंपाउंड्स। दे आर स्टेबल कंपाउंड। क्योंकि देखिए, जब हम लोग अभी शुरू करेंगे चैप्टर को तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो कुछ फैक्ट्स स्टडी करने, फिर जब यहाँ शुरू करेंगे कि जब दो सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसी को मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। दो सॉल्ट लेकर के हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब जो नया कंपाउंड बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइदर इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट और इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है ना। और ऑल्फ्रेड वर्नर भी कहते हैं। ऑल्फ्रेड वर्नर ने इस थ्योरी को दिया था, इसीलिए मतलब 2-3 नाम है इसके। तो पहले तो हम ये आपके दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि कोई भी दो सॉल्ट लिया, हमने मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आइदर कॉल एडिशन। तो समझ में आ रहा है, एडिशन मतलब कोई चीज जोड़ देते हैं। आइदर कॉल एडिशन कंपाउंड और कॉल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आइदर कॉल डबल सॉल्ट और कॉल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। अब जो हमने आपसे क्वेश्चन के दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डबल सॉल्ट्स अनस्टेबल है, डबल सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं, बट हाँ नहीं स्टेबल होते हैं, वो बताना है। कब डिसोसिएट नहीं होंगे वो बताना है। हाँ, पानी भी तो डिसोसिएट हो गया, ठीक है। कब डिसोसिएट नहीं, मतलब कब स्टेबल होंगे वो बताना है। जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे, इनकी मुलाकात पानी से ना होने पाए, इनकी मुलाकात पानी से ना होने पाए, हैं हाइड्रेटेड नहीं रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट पे जाएगा, जैसे पानी में जाता है, तो फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले एलम का नाम लिया था। एलम पोटेशियम एलम था। फॉर्मूला रिकॉल करेंगे? हाँ, एक करके आदित्य बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप बोलिए। होल थ्राइस था। हाँ हाँ, Al2SO4 होल थ्राइस, देन 24H2। अगर इसको हम लोगों ने, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। इसको हिंदी में फिटकरी कहते हैं। कोई यूज बता देंगे फिटकरी का? इन आर डेली लाइफ, इन आर डेली लाइफ। हाँ, माउथ है ना, बैक्टीरिया मारने के लिए। फिटकरी को हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। रात को सोते समय फिटकरी के पानी से कुल्ला करके ही सोया करिए डेली। चल रहा है? हाँ, अच्छा। हैं? हाँ, नेट ऑन था ना, इसी वजह से। ठीक है, अब सही है। अब बीच बीच में दर्शन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस हो जाएगा। तो देखिए, ये अलग से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी।
ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। और इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, सबको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोते समय इसकी हैबिट बनाना है। सोते समय फिटकरी आती है अब मार्केट से, खाने वाली फिटकरी का, ये 2 फिटकरी आती है, खाने वाली एक लगाने वाली, 2 फिटकरी होती है, ठीक है। कहीं खाने वाली फिटकरी दे दीजिए 10 रुपए की बस। अरे इतनी नहीं रहेगी 10 रुपए की, इतनी फिटकरी हैं, इतना बड़ा, हाँ रुई मिल जाएगा 10 रुपए का। नमक भी इतना कहाँ से मिलेगा हैं? हाँ अच्छा छोड़िए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 10 रुपीज़ का मांगेंगे आप तो मतलब इतना इतना करीब देता है ये, और ये चलेगा कम से कम 3-4 महीना। आपका कुछ नहीं करना है। शाम को जैसे आपने खाना खाया, बिस्तर पे जाने के पानी वानी पीना था, पी लीजिए जो पीना है। उसके बाद यू टेक जस्ट 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप पानी लिया। ठंडक का दिन है तो थोड़ा गुनगुना कर लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, और गर्मी के दिन में ठंडा ही चलेगा। उसका 2 फिटकरी का जो पीस था उसको डाला, और ऐसे बस खाली 2-3 बार ऐसे उसको घुमा दिया उसमें, और तुरंत निकाल दिया उसमें। ज़्यादा देर करेंगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा, आप दांत में बहुत खट्टा लगेगा। बस मुश्किल से 2-3 बार ऐसे घुमा करके उसको निकाल लीजिए। उसके बाद उसी के पानी से कुल्ला करके और थूक दीजिए, और उसके बाद फिर पानी नहीं पीना है। जो मतलब फिटकरी उसके माउथ में रहनी चाहिए, फिर वैसे ही आप सो जाइए। दांत की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कोई भी कितने सेंसिटिविटी होती है जैसे, है ना, या ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग होती है, और दूसरा बैड स्मेल आती है, ये सब किसकी पहचान है? ये सब पहचान है कि अंदर जो है, आप इसकी लापरवाही करेंगे तो फिर RCT करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको, RCT कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो लेकिन अगर ये काम करते हैं तो इस जन्म में डेंटिस्ट के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये फार्मूला हमने खुद भी अप्लाई किया, डेली हम करते हैं, डेली करते हैं, इसको डेली करते हैं। और तौफीक सर फिजिक्स पढ़ाते, उनको वो परेशान थे, एकदम परेशान थे, डॉक्टर के पास रोज़ दौड़ते थे। जब ये फार्मूला मिल गया तो कहे कि सर आपने तो बहुत बढ़िया फार्मूला दे दिया 10 रुपये में, है ना। पीछे बार बार क्यों देख रहे हैं? नहीं अभी नहीं हो रही बारिश। हाँ पूरा भर गया था। चलिए कोई बात नहीं, वापस हम लोग आते हैं। बारिश होगी तो पता लग जाएगा, आवाज़ होगी ना। हाँ तो ये चीज़ आपको मतलब एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे कि फिटकरी का यूज़ ज़रूर करिए रात को सोते समय। और अगर दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो आप फिर नमक के पानी से गार्गल करेंगे तो अच्छी बात है ना। जिसको नहीं पता उसके लिए हम बता रहे हैं, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप फिटकरी के पानी से भी कर सकते हैं और नमक के पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन नमक डेली नहीं करना है, नमक से डेली नहीं करना है। खास करके जैसे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा अवॉइड करना है, उनको नमक वाला कार्यक्रम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करता है ना। और नमक से भी जब गार्गिल करते हैं तो बैक्टीरिया जो माउथ में रहेंगे वो तुरंत मर जाते हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा दांत में तो ये 2 फॉर्मूला उसको बता दीजिए, ठीक है। नमक डालने से उसके अंदर का पानी निकल आता है, हाँ ऑस्मोसिस होगी, हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा फिर एक काम और भी करना है, अगर आप थोड़ा सा और मतलब केयर करना चाहते हैं तो देखिए हमारा हाथ पीला रहता है डेली, ये है ना। इसमें 1 चुटकी हल्दी लिया मैंने, 1 चुटकी नमक लिया, और उसके बाद फिटकरी के पानी से, फिटकरी के पानी जैसा भी हमने बताया था, आधा कप हमने पानी ले लिया, उसमें इतना बड़ा फिटकरी का वो पीस डाल करके जोतुन में घुमा करके उसी पानी से हमने पेस्ट बना लिया इसका। उसका चाहे फिंगर से या ब्रश से इसको किया हमने। उसका जो पानी बचा था फिटकरी वाला उसी से कुल्ला करके फिर और पानी नहीं पीना है। मतलब ये बेड के जस्ट जाने के पहले ये काम करना है, दांत की सारी प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए
तो ये केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हो गया, है कि नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि क्या मतलब है कि खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसके बाद पैसा ले जा करके डेंटिस्ट को दे आए और चलिए पैसा तो फिर भी ठीक है, कितना टाइम खराब होता है जा करके वहाँ जा करके। अब RCT करेंगे डॉक्टर साहब तो हाँ अब वो तो भीड़ पे डिपेंड करेगा, प्लस एक बार में नहीं होता है RCT, वो 2-3 बार एक सीटिंग में 2-3 बार जाना पड़ता है। तो अब 2-3 घंटा उसमें बर्बाद हो रहा है, प्लस दर्द हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो उससे अच्छा ना कि पहले से केयर किया जाए, ठीक है। सोते समय कोई भी, पहली बात तो चॉकलेट खाना बंद कर दिए, कब नहीं करना, बंद करना है। उसकी जगह गुड़ खाइए जो फायदा करे आपको, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करिए, कम मत करिए, बंद करिए। कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करिए। क्यों बंद करिए, देखिए केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको बता देते हैं क्यों बंद करना है कोल्ड ड्रिंक पीना। सबसे पहले तो कम 300 ml की बोतल में 10 चम्मच शुगर है। 1 चम्मच शुगर अगर 10 ग्राम मान लें तो 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम उसके अंदर चीनी पड़ी है। 100 ग्राम चीनी की जो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिफिक वैल्यू कोई बताएगा हमें? कैलोरिफिक वैल्यू किसको कहते हैं? 1 ग्राम बर्न करने से जितना एनर्जी देता है उसी को कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है। 4 कैलोरीज द आंसर, इसको रट लीजिए। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिफिक वैल्यू 4 कैलोरी होती है। तो अब 4 कैलोरी का मतलब कि 100 ग्राम आपने चीनी जब अंदर गई बॉडी के अंदर 400 कैलोरी हो गया। 400 कैलोरी एनर्जी भी गई आपकी, ठीक है। और डेली कितनी कैलोरी चाहिए? 2000 एवरेज। तो मतलब कि यस, फिर से बोलिए, किसके लिए? किस, नहीं समझे? नहीं गई नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि डेली हमको एवरेज 2000 कैलोरी चाहिए होता है। तो अगर 400 इससे चली गई तो कितना पूरा हो गया, मतलब कितना पार्ट कंप्लीट हो गया? हाँ 1/5 हो गया। जितना आपको एनर्जी चाहिए था दिन 24 घंटे में 1/5 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप अपने खाने में कुछ कम करिएगा, फिर जो डेली का खाना था उसमें थोड़ा कम करिएगा, नहीं तो क्या होगा, एक ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा बॉडी में, या तो उतना फिजिकल लेबर करिए आप, तब फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो 10 चम्मच चीनी डाल रखा है। फिर इतनी चीनी क्यों डालते हैं ना, इतनी चीनी डालते हैं जिससे कैफीन आपको मजा दे सके ना। कैफीन का इफेक्ट जो फील गुड होता है, मजा आ गया जो वाला होता है, वो कैफीन देता है। इट इज़ अ नर्व स्टिमुलेंट ना, कैफीन इज़ अ नर्व स्टिमुलेंट। तो वो तभी अच्छे से काम करती है जब चीनी इसको मिलती है, तो इसलिए इतनी चीनी डालते हैं। फिर इतनी चीनी पता क्यों नहीं लगती है, उसके लिए फास्फोरिक एसिड डालते हैं। फास्फोरिक एसिड उसके जो स्वीटनेस को कम कर देती है। प्लस कभी कोल्ड ड्रिंक पीने के पहले उसका कंपोजिशन देखिएगा, उसके अंदर इन एडिशन टू शुगर देयर इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑल्सो एडेड। देखिए एस्पार्टेम पड़ा है क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी डालते हैं। अब उतना छोटा छोटा होगा कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना छोटा छोटा लिखा रहता है, लेंस लेके पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी अलग से डालते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों डालते हैं, वही कैफीन अच्छे से काम कर सके। तो 10 चम्मच चीनी है प्लस आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एंड रिमेंबर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कार्सियोजेनिक। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कार्सियोजेनिक। कार्सियोजेनिक किसको कहते हैं? कैंसर कॉजिंग। कैंसर कॉजिंग क्यों? आप ऐसे देखिए, मतलब जो स्वीटनर यूज करते हैं वो 500 से लेकर के 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। 2000 गुना। कैलोरी वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन स्वीटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं ना, 1 बूंद डालते हैं चाय में, 1 बूंद डालते हैं और मीठा लगने लगता है उनको, ठीक है। वो वाली बेटा एक लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा हो गया होगा ना।
सबसे जो लेफ्ट वाली स्विच है उसको ऑन कर दीजिए, बस लेफ्ट वाली, हाँ हाँ हाँ, बस बस आ जाइए, ठीक है। तो अब देखिए चीनी भी डालते हैं प्लस, और क्या बताया हमने, एस्पार्टेम है, आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं। क्यों इतना डालते हैं? जिससे कैफीन अच्छे से काम कर सके। फिर इतनी स्वीटनेस हमको पता क्यों नहीं लगती, तो उसके लिए फास्फोरिक एसिड डालते हैं, फास्फोरिक एसिड डालते हैं। अब देखिए जरा खूब ध्यान सुनिएगा, फास्फोरिक एसिड क्या करती है? फास्फोरिक एसिड की दोस्ती कैल्शियम से बड़ी अच्छी हो जाती है। तो बोन्स में जहाँ जहाँ कैल्शियम उसको मिलेगा वहाँ से वो कैल्शियम निकालेगा और कैल्शियम फॉस्फेट बना करके यूरिन से बाहर करेगा। तो अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, उसके बाद फ्रेजाइल हो जाएंगे। फिर क्या होता है, जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जरा भी कहीं गिरे, पैर स्लिप कर गया, घरों में देखे सब सारे घरों में मार्बल होता है, बाथरूम में गए, ठीक है, और थोड़ा सा पैर स्लीपर अगर स्लिप कर गया तो गया, हाँ, आप पता लगा हड्डी चले, क्योंकि फ्रेजाइल हो गई थी। अब ऑफ कर दीजिए बेटा, नहीं तो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो फ्रेजाइल हो जा रही है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका मतलब कि कोल्ड ड्रिंक क्यों बंद करना है? 2 रीज़न से। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो इट में कॉज डायबिटीज, नंबर 1, इट में कॉज डायबिटीज, क्योंकि एक्सेस शुगर बॉडी में पड़ी हुई है। तो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रीज़न कोल्ड ड्रिंक भी है। नंबर 2 क्या होगा, अगर कोल्ड ड्रिंक बंद नहीं करेंगे तो बोन्स आपकी बहुत जल्दी वीक हो जाएंगी। पूरे बोन्स पे तो ये बॉडी टिकी है, पूरी बोन्स पे तो बॉडी टिकी है। भाई घर होता है तो उसके पिलर पे पूरा घर टिका रहता है, ठीक है। वॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाइसेप ट्राइसेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, अगर बोन्स आपकी वीक हैं। कहीं भी कुछ हुआ तो बोन्स टूट जाएंगी, ठीक है। फिर वापस आते हैं, फिटकरी वॉज व्हाट टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड? डबल सॉल्ट, इट वॉज अ डबल सॉल्ट। तो 2 सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो डबल सॉल्ट बनेगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने किया कि डबल सॉल्ट्स फर्दर का पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट कर जाता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, इट इज स्टेबल ओनली इन द सॉलिड स्टेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, वो फर्दर सॉल्वेंट में पानी में डालने पे डिसोसिएट नहीं करता है, तो इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन, ये स्टेबल ही होता है। बेस्ट एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हीमोग्लोबिन। हाँ बोले, आप बोले। नहीं, वो तो रटने वाला हो गया, उससे नंबर मिलते हैं। हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं कि जिससे आपको याद हो जाए, जिससे आपको याद हो जाएगा, अच्छा इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, हीमोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए सब मार्केटिंग का तरीका है। आप देखिए क्या कहा जाए, इंडिया मतलब, क्योंकि दिक्कत यह है ना कि यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, मेडिकल साइंस नहीं चल रहा, मेडिकल माफिया चल रहा है। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेदांता का वीडियो है, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। हाँ देखा होगा आपने, नहीं अभी मिला कि नहीं मिला? नहीं जाना नहीं कह रहे हैं, वीडियो इससे वायरल हो रहा है, और वो नहीं उसको लेके नहीं है, और उसको नवभारत टाइम्स, एक पेपर है ना नवभारत टाइम्स, उसको मिल गया वीडियो। अब वो और तरीके से, क्योंकि मीडिया को मिल गया, उनको तो मसाला चाहिए। अब उसमें क्या हो गया कि एक आदमी की डेथ हो गई थी, वो 3 दिन से वेंटिलेटर पर रखा था उन्होंने, डेथ होने के बाद, डेथ होने के बाद 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा था, और उनसे 4-5 लाख रुपए मरने के बाद वसूल लिया। फिर उसके बाद किसी नेता को पता लगा, फिर वो गया तो हंगामा आपने किया। अब उसने बताया कि हमारे जो है कितने 55,000 फॉलोअर्स हैं हमारे, अभी देखो 1 मिनट में क्या होता है। तब वो थोड़ा घबराए कि बॉडी दीजिए, मतलब फिर वो ड्रामाबाजी हुआ। मतलब कहने का ये कि मेडिकल माफिया है। वेदांता बहुत बड़ा नाम है, फोर्टिस बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा 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 पैसा। क्या पैसा? नहीं, क्या पैसा मिलेगा? वो बेचारा जिसका था, वो गरीब गांव का था, कैसे कैसे अब उनको तो जानकारी नहीं था, उनको लगा ट्रीटमेंट चल रहा है, और 3 दिन से वो डेड बॉडी थी,
उसको अननेसेसरी उस पर लगा करके वेंटिलेटर पे, तो जब आप उस पर करेंगे तो आर्टिफिशियली कुछ न कुछ पल्सेस वो दिखाता है। उतना हमको डिटेल में नहीं पता है, बस खाली हमको ये पता है कि थोड़ा दूर से प्रणाम करिए, ऐसा कुछ करिए कि यहाँ जाना ना पड़े, ठीक है, एकदम दूर रहिए, एकदम दूर रहिए। उसके लिए सबसे पहला काम, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, नंबर 1 सबसे पहला काम। क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाती है। अगर आप 10 to 4 की स्लीप लेते हैं तो 50% बीमारी आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होती है, हीलिंग तो बॉडी ही करती है। और रात को जब 10 बजे 10 से 4 के बीच में मेलेटोनिन का लेवल बहुत हाई रहता है। मेलेटोनिन क्या होता है? एक हार्मोन है विच इज कॉल्ड स्लीप हार्मोन, जिससे नींद आती है, साउंड स्लीप आपको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इस बीच में अगर आप सोना शुरू करेंगे 50% प्रॉब्लम आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी। नंबर 2, आपको क्या करना है, जो भी आप खाना खाते हैं 50% रॉ कर दीजिए बस, और कुछ मत करिए। अभी 100% कुक फूड खाते हैं आप, 100% कुक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, एनिमल फूड खाते हैं। 4 चीज़ें मैंने बोली। कुक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं। प्रोसेस्ड क्या हो गया? जो पैक हो गया। हाँ, प्रोसेस्ड फूड में जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब आप करते हैं, ये प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। या सूप्स आते हैं, प्रोसेस्ड रहते हैं, पैकेट वाले। और पैक्ड चीज़ें होती हैं, ये चिप्स है, ये सब है, पैक्ड चीज़ें हैं। एनिमल फूड है, एनिमल एंड एनिमल फूड बोथ, एनिमल एंड एनिमल फूड बोथ, ठीक है। हाँ, मिल्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खाना कम ना करिए, बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। हाँ, यस, बंद कर दीजिए। क्या खाएंगे? आपको पता नहीं कि नेचर ने क्या क्या दे रखा है। फ्रूट्स, तो आप इतना याद रखिएगा, फूड मेक्स यू पैशनेट। फूड खाने से क्या होता है? पैशनेट मतलब, हाँ ना, पैशनेट, हाँ, जोश आता है, जुनून आता है ना, जुनून आता है, जोश आता है, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, फूड खाने से तो यू विल बिकम पैशनेट, फ्रूट्स खाएंगे यू विल बिकम कंपैशनेट। कंपैशन सुना? कंपैशन, कंपैशन क्या होता है? कंपैशन होता है करुणा, हिंदी में कहते हैं करुणा। मतलब क्या होगा, आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी। जैसे अभी तो क्या होता, आप जा रहे हैं रोड पे, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन जब फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे तो फर्क पड़ेगा आपको लगेगा क्या हेल्प कर दें इसकी हम। जैसे कोई नीडी होगा आप उसकी हेल्प करना शुरू करेंगे। मतलब फ्रूट्स खाएंगे तो अंदर इंसानियत बढ़ने लगेगी। तो ये खाना शुरू करिए, ठीक है। मतलब हमने आपको ये बताया कि क्या करें कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो 2 चीज़ें मैंने खाली बताई, धीरे धीरे करके अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो फिर एक्स्ट्रा क्लास हमारी चलेगी, ठीक है। अभी मतलब बेसिक चीज़ हमने बता दिया कि क्या करना चाहिए। जल्दी सोना है, जल्दी उठना, नंबर 1। नंबर 2, जो भी खाना आप खा रहे थे, खाने को चेंज करने को नहीं कह रहे थे, उसके साथ में 50% रॉ कर दिए। रॉ में क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल में ये नहीं कह रहे कि ये खाइए ये ना खाइए, जो कच्चा आप खा सकते हैं, जो कच्चा आप खा सकते हैं वो अब खाना खाने के, कुक फूड खाने के पहले एक नियम ये बना रहे आज से हम कभी भी डायरेक्टली कुक फूड नहीं खाएंगे। पहले हम कच्ची चीज़ खाएंगे, कैरेट खाएंगे, मूली खाएंगे, ठीक है। अदरक की आदत डालिए खाने की, कच्ची अदरक। ये सब ड्रामेबाजी नहीं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्या किससे मज़ा आएगा आपको, हम ये बता रहे हैं व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर दिस बॉडी, ठीक है। चलिए फिर वापस आते हैं। तो हम लोग जब एडिशन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक एग्जाम्पल दे दिया।
फिर इसके बाद फिर जब आगे चलेंगे तो डिफरेंस स्टडी करेंगे, फिर यहां से चैप्टर हम लोग का शुरू होगा। क्या शुरू होगा? फर्स्ट विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि जैसे स्टडी करेंगे सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं, जैसे K4Fe6 था तो उसके अंदर Fe सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। फिर लिगेंड किसको कहते हैं, Cn हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड Cn हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन 3 नाम है, एन कॉम्प्लेक्स एन, हाँ ब्रैकेट के अंदर, बहुत अच्छा, ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर इसमें 2 चीजें आती हैं, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। उसका बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने आपने लिगेंड्स अटैच किए हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। K4Fe6 में 6 हो जाएगा, ये स्टडी करेंगे हम लोग। फिर देखिए लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, पहले लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे। लिगेंड्स को क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 2 तरह से किया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी कहते हैं। डेंटिसिटी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बेसिस पे। अगर एक डोनर है तो मोनोडेंटेट कहेंगे, 2 है तो बाईडेंटेट कहते हैं, ये स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर देखिए लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक लिगेंड, कैटानिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। इसमें से कौन सा लिगेंड रेयर होता है? हाँ, कैटायन वाला। कैटानिक लिगेंड्स आर वेरी रेयर। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट। फिर किलेटिंग लिगेंड स्टडी करेंगे, इसमें चेन बनेगी, क्लोज बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो अलग से क्वेश्चन करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। यहां जो अभी ये सब स्टडी करेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ये नहीं पूछेंगे कि लिगेंड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। मान के चलेंगे ये सब आता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, 2 तरह के क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। एक तो आपको कोई नेम दे देंगे, यू विल बी आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो हम लोग जब यहां से स्टार्ट करें, आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अंदर 2 चीजें आएंगी, 2 तरह के रूल्स हैं। 8.1 में रूल्स रिगार्डिंग राइटिंग द फॉर्मूला, हाँ कोई नाम दे दिया, उसका फॉर्मूला लिखना है, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर 8.2 पे उसका उल्टा करेंगे, 8.2 पे उसका उल्टा करेंगे। हेलो सौरभ जी, जी भैया, जी भैया, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा किया, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए कल जो कॉल किए थे HSRP वाला, मेल का इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो वो नई प्लेट बना लिया उसने। नहीं अब क्योंकि मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी फेवर भी कर रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ आप जब उस पर डाल देते हैं मेल पे तो ऑन प्रूफ हो जाती है, रिकॉर्ड पे हो जाती है। और फिर 1 साल हो गया, 1 ईयर हो गया। अब अगर वो कागज़ पे चलता तो अभी 2 साल और लग जाता, और फाइलें न मिलती उनको, फाइल ही न मिलती उनको। अब ये तो बताओ टेक्नोलॉजी की वजह से कि मेल पे तुरंत खट 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 पूरा सब आ गया। तो फिर अब बना करके फिर अभी अब कॉल भी कर दिया, नहीं तो सरकारी कहाँ कौन कॉल करता है, ठीक है। चलिए, तो 2 तरह के क्वेश्चन हम लोग को इसमें कर रहे हैं। एक तो आपको नाम दिया रहेगा, यू विल बी आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा उसका उल्टा करेंगे, कोई फॉर्मूला दे दिया, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दूसरा वाला, जिसको फॉर्मूला दिया रहेगा, जिसमें नॉमेनक्लेचर आपको करना है। इसके रूल्स स्टडी करेंगे, लेकिन जैसे क्लास 11th में आईपीसी रूल स्टडी करते हैं, आईपीसी रूल तो नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन पूछा जाता। वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। हम लोग नोट्स लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नोट्स बैठ कर रटना नहीं है, उसका एप्लीकेशन करना है। तो ये सारे, हाँ बोले,
उसी से वही हो जाएगा। क्वेश्चन खूब क्वेश्चन खाली करने, ठीक है। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो और ऐसे धीरे धीरे करके डिटेल में स्टडी करें। लास्ट टॉपिक आएगा बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हेडिंग करिए सम, ये चैप्टर हेडिंग किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर पहला टॉपिक हेडिंग करिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देन राइट नंबर 1 सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हेडिंग करिए। फैक्ट नंबर 1, राइट वन ऑफ द मोस्ट important, one of the most important properties, one of the most important properties of transition metals, is that they form coordination compounds. They form coordination compounds. They form coordination compounds. ये हम लोगों ने जब DNF ब्लॉक हम लोग कर रहे थे तो वहां पे ये पॉइंट आया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, DNF दोनों के बनाते हैं। लेकिन कौन ज़्यादा बनाता है, D ज़्यादा बनाता है, ठीक है। तो D ब्लॉक एलिमेंट की ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्ट लिखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, coordination compounds are also called complex compounds. Coordination compounds are also called complex compounds, are also called complex compounds, are also called complex compounds, or Werner complexes, WERNER, वर्नर, ऑल्फ्रेड वर्नर उनका नाम था, उन्हीं के नाम से रखा गया वर्नर कॉम्प्लेक्सेस। फिर थर्ड फैक्ट करिए, थर्ड फैक्ट राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर a special class of compounds, a special class of compounds in which the central metal atom is surrounded, surrounded by ions or molecules, beyond their normal valency, जैसे आयरन की वैलेंसी कितनी, +2 +3, लेकिन K4FeCN6 में 6 हो जा रही है क्योंकि 6 लिगेंड अटैच हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, K4FeCN6, एग्जाम्पल K4FeCN6, K4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर CN6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन
नेक्स्ट पॉइंट करिए नंबर 4, सम कॉमन कॉम्प्लेक्सेस, some common complexes are number 1 hemoglobin, which is a coordination compound of Fe, iron. फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरोफिल, which is a coordination compound of, बोलिए, Mg, हाँ बहुत अच्छा, मैग्नीशियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mg, मैग्नीशियम। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, विटामिन B12, विटामिन B12 which is a coordination compound of CO, कोबाल्ट, C कैपिटल से O स्मॉल से, दोनों को कैपिटल से कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा या कीटोन बन जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर सेकेंड टॉपिक करिए, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, now stop writing. There are two types, double salt and coordination compound. अगली लाइन में लिखिए, there are two types of molecular or addition compounds, फिर नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग करिए नंबर 1, डबल सॉल्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे आर स्टेबल हाँ सॉरी उल्टा हो गया ना, दे आर अनस्टेबल, दे आर स्टेबल ओनली इन द सॉलिड स्टेट, और ये वाले कोऑर्डिनेशन दोनों में रहते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं और एको से भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं। कंप्लीट करिए, राइट, डबल सॉल्ट्स आर दोज एडिशन कंपाउंड्स which are stable and exist in solid state only, but dissociate into their constituent ions, when dissolved in water, full stop. Thus double salts
lose their identity. Double salts lose their identity in aqueous solution. Identity in aqueous solution. फिर एक एग्जाम्पल पोटास एलम, उसी को हम लोग एलम के नाम से जानते हैं, पोटास एलम, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड पोटेशियम एलम, पोटास एलम, K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice, Al2SO4 whole thrice, फिर डॉट 24H2, डॉट 24H2। फिर नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, then definition, right? These are those addition compounds, these are those addition compounds which retain their identities, even when dissolved in water, or any other solvent, full stop. Coordination compounds have properties entirely different from those of constituent ions, तो अभी जब हम लोग डिफरेंस करेंगे तो एक डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या? हाँ, वो तो हो गया। अभी जो पॉइंट लिखा हम लोगों ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो बताना है आपको कि अगर उसमें दो अलग अलग, जैसे K2SO4 Al2SO4 है, हाँ, तो जो हम लोग का सॉल्ट बनेगा उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी। हाँ, मतलब जैसे जो डबल सॉल्ट बनता है, डबल सॉल्ट में उन्हीं आयंस की प्रॉपर्टी रहती है, या डिसोसिएट करेंगे तो उसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिर आपको मिलेगी। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नया बनता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड थे उनकी प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाती है। पहले अलग प्रॉपर्टी रहेगी, मिल करके एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो ये अभी बेसिक डिफरेंस आएगा। हम लोग के पास एक एग्जांपल कर दीजिए, वही K4FeCN6 कर दीजिए एग्जांपल, K4FeCN6। फिर अगला टॉपिक हेडिंग करिए डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
फर्स्ट डिफरेंस करिए, डबल सॉल्ट्स एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इसका अपोजिट इसमें क्या हो गया फिर, कोऑर्डिनेशन में क्या लिखें, हाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ फिर लिखिए वाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट in solid state as well as in solution, फिर सेकेंड डिफरेंस करिए, डबल सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी, डबल सॉल्ट्स क्योंकि डिसोसिएट हो जाते हैं ना, लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, while coordination compounds do not lose their identity in solution, फिर थर्ड डिफरेंस करिए, थर्ड डिफरेंस, properties of double salts are nearly the same, properties of double salts are nearly the same as those of the constituent compounds, while the properties of coordination compounds are different, from their constituents, फिर एक डिफरेंस और करिए, नंबर 4, इन डबल सॉल्ट्स the metal ions exhibit their normal valency, while in coordination compounds the central metal ion is surrounded by
is surrounded by number of oppositely charged ions or neutral molecules more than its normal valency, फिर अगला टॉपिक हेडिंग करिए। टॉपिक नंबर 4 देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स used in coordination chemistry. Some important terms used in coordination chemistry. Now stop writing। देखिए इसमें भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। कोई ये थोड़ी पूछेगा सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना। हाँ, बट इन सारे टर्म्स की इंफॉर्मेशन हमको रहनी चाहिए, बिना उसके हम रूल्स कैसे स्टडी करेंगे। भाई यही 4 टर्म्स हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करते हैं। एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड ऑफ 4 थिंग्स। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 4 चीजें होती हैं। सेंट्रल मेटल एटम, कहाँ पे लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम? फॉर्मूले में, हाँ, लिगेंड के पहले। बहुत अच्छा, लिगेंड के पहले और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम के बाद लिगेंड लिखा जाता है, अच्छा, लिगेंड, फिर क्वेश्चन कहते हैं लिगेंड किससे अटैच होता है? सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। किस बॉन्ड से अटैच होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों को मिला के जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और उसके बाद फिर जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक एक करके करिए। राइट, नंबर 1 सेंट्रल मेटल एटम। हाँ, हाँ, तो वो तो है ही है भाई। अभी देखिए, आपको लगता है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल तो बड़ा आसान होता है, अब क्वेश्चन उसी पे आ जाता है कि चेन कौन सी चूज करें, तो आपको लगेगा अरे ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, ठीक है। तो भाई वो तो जब आप करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे कॉम्पिटिशन टफ भी होता जा रहा है। नहीं, हल्के लेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे है कि नहीं। और फिर एआई का ज़माना है अब तो, अब तो क्वेश्चन भी एआई बेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो तो जैसे मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है ना। उससे ये कह दिया कि अब आप हमको मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑप्शन दीजिए, तो वो दे देगा, आपको निकाल के दे देगा, क्योंकि डेटाबेस में आपने ऑप्शन डाल रखे हैं। और फिर उसको आप बता देंगे इजी ऑप्शन दे दीजिए, 4 इजी ऑप्शन दे देगा वो। जैसा आप कहेंगे मॉडरेट दे दीजिए, मॉडरेट दे देगा। जैसा आप कहेंगे वो निकाल के दे देगा, कॉम्बिनेशन बनाता रहेगा, ठीक है। जो उस दिन आपने कहा था कि मतलब ह्यूमंस को ही ख़त्म कर देंगे, चलिए अब उसमें हम लोग क्या कमेंट करें। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए। सेंट्रल मेटल एटम, राइट दी मेटल एटम, the metal atom to which one or more neutral molecules or anions are attached
are attached by coordinate bonds, are attached by coordinate bonds is called central metal atom, is called central metal atom. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। अब डेफिनेशन में देख करके बताइए क्या चीज मिसिंग है इस सेंटेंस में। हाँ, लिगेंड मिसिंग है, पॉजिटिव वाला मिसिंग है, पॉजिटिव वाला मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा, एनायन होगा। देन एक एग्जाम्पल लिखिए, इन द कॉम्प्लेक्स सोडियम, वर्ड्स में लिखिए डाइसाइनो अर्जेंटाइट, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटाइट। फिर नीचे फॉर्मूला लिखिए Na स्क्वायर ब्रैकेट Ag, फिर Cn होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा Ag इज सेंट्रल मेटल एटम, सिल्वर इज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। फिर सेकंड, नंबर 2 लीगेंड्स, नंबर 2 लीगेंड्स, देन डेफिनेशन, दी आयंस और मॉलिक्यूल्स, दोनों हो सकते हैं ना, आयंस और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, ions or molecules attached to the central metal atom, attached to the central metal atom are called ligands, are called ligands, are called ligands। Then example, in the complex K4FeCN6, in the complex K4FeCN6, then comma Cn minus ions, Cn minus ions are ligands, Cn minus ions are ligands as they are directly attached, as they are directly attached to the central metal atom, central metal atom, central metal atom। फिर नेक्स्ट हेडिंग करिए नंबर 3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या बताइए क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर? नहीं, पूरे को नहीं, हाँ ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर पूरे को तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। क्या क्या नाम बोलिए? आयनिक स्फीयर, करेक्ट।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर, ये दो पार्ट हो गए। और फिर आगे जैसे अभी हम लोग रूल स्टडी करेंगे, इन दोनों में से कौन सा पहले लिखा जाता है, ये पॉइंट समझ आ रहा है। इन अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर टू पार्ट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनिक स्फीयर, ये दीज आर टू पार्ट्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाहर आयनिक स्फीयर। दोनों आंसर गलत है, दोनों आंसर गलत है। सबसे पहले कैटायनिक लिखा जाता है, आइदर इट इज आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई भी हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक लिखते हैं, ठीक है, फिर एनायनिक लिखा जाता है। अच्छा, और मजेदार चीज़ क्या है, जैसे अगर K4Fe6 आया तो इसमें कैटायनिक पार्ट क्या है, हाँ K4 हो जाएगा, K4 रहेगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम का। जब पोटेशियम लिखा जाता है तो नॉर्मली हम लोग पोटेशियम का P कैपिटल की स्मॉल, नहीं, नॉर्मली तो पोटेशियम पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाता है, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्मॉल लेटर। नहीं, दो वर्ड्स रहते हैं, एक स्पेस रहेगा। नहीं, कैटायन एनायन नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक स्फीयर, बस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के बीच में, मतलब दीज आर टू वर्ड्स। अच्छा, इसमें से कौन सा वर्ड ज़्यादा सबसे लंबा होगा, कॉम्प्लेक्स वाला। क्यों ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि उसके अंदर उनके नंबर, बहुत अच्छा, नंबर है, फिर टाइप है, मतलब कई तरह के आपने लिगेंड अंदर डाल दिए। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे लिखा जाता है, मतलब पोजीशन कहाँ पे है उसकी, यस, मेटल के जस्ट बाद, सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है, ठीक है। तो पूरे नोमेनक्लेचर में दो पार्ट हो जाएगा, आयनिक स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा पार्ट पहले लिखेंगे, कैटायन वाला पार्ट पहले लिखेंगे, कैटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाता है। और ये चीज़ जब हम लोग दो तरह के रूल्स अभी आगे करने हैं, हम लोगों ने कहा था रूल्स रिगार्डिंग राइटिंग द फॉर्मूला एंड रूल्स रिगार्डिंग राइटिंग द नोमेनक्लेचर, दोनों में कैटायन को पहले, आइदर यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला, उसमें भी कैटायन, जैसे K4Fe6 K4 कैटायन है इसलिए पहले लिखा गया, और लिखते समय पोटेशियम पहले लिखा जा रहा है। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है कि चाहे फॉर्मूला लिखना है या नोमेनक्लेचर लिखना है, दोनों के केस में कैटायन को पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे चलिए, कंटिन्यू करिए। हैं तो पॉइंट वाइज तो हम खुद ही करा रहे हैं आपको सारा, है कि नहीं, इसीलिए तो लिखा रहे हैं आपको ना, बुक में इतना सिस्टमेटिक आपको थोड़ी मिलेगा। फिर अगला हेडिंग करिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक्सप्लेनेशन लिखिए, द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज formed by, charged species formed by the union of, formed by the union of a central metal atom,
central metal atom with one or more ligands, with one or more ligands is called coordination sphere. Is called coordination sphere. Coordination sphere. Then write note. In the note write coordination sphere is written. Coordination sphere is written. कैसे लिखते हैं? In a square bracket. Written in a square bracket. In a square bracket. फिर पैरा चेंज करिए. अ कॉम्प्लेक्स आयन, इसी को कॉम्प्लेक्स आयन भी कहा जाता है. अ कॉम्प्लेक्स आयन may have complex ion may have positive or negative, may have positive or negative charge on it, positive or negative charge on it, charge on it. Then example, number write cationic complex. Number 1 cationic complex. Cationic complex. Then example, example स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cu देन NH3 ब्रैकेट क्लोज बेस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 प्लस. पॉजिटिव चार्ज देख के बता देंगे कैटायनिक हो गया. फिर नंबर 2 एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एनायनिक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल स्क्वायर ब्रैकेट Fe देन Cn बेस 6, Cn बेस 6 4 माइनस चार्ज, 4 माइनस चार्ज. फिर नेक्स्ट रीडिंग करिए. नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर. नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर. Coordination number. Then definition write it is the number of ligands, it is the number of ligands in the coordination sphere in the coordination sphere of the complex compound, of the complex compound, complex compound. फिर अगला हेडिंग करिए. टॉपिक नंबर 5 पे आ जाइए. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. नंबर 5 लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. नाउ स्टॉप राइटिंग. अब देखिए जरा 5 और 5.1 और 5.2 ये तो 5 और 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों लिगेंड से रिलेटेड हैं. मतलब आप देखेंगे तो ज़्यादातर रूल लिगेंड से रिलेटेड हैं, क्योंकि लिगेंड्स में कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा है. पहले जो अभी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज.
दूसरा जो करने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हाँ डेंटिसिटी कहा जाता है। कितने डोनर एटम्स हैं, कितने डोनर एटम्स हैं। एक डोनर है तो मोनोडेंटेट, एक है तो मोनोडेंटेट बोलेंगे, दो है तो बाइडेंटेट किया हम लोगों ने। स्टार्ट करिए। राइट, लिगेंड्स हैव बीन क्लासिफाइड, लिगेंड्स हैव बीन क्लासिफाइड on the basis of two things. Ligands have been classified on the basis of two things. On the basis of two things. फिर अगले स्टेप पे हेडिंग करिए नंबर 1, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन Number 1, classification based on charge. Classification based on charge, यही सबसे इंपॉर्टेंट। फिर इसके अंदर कितनी कैटेगरी जाएगी? 3 कैटेगरी जाएगी। फिर आगे करिए नंबर 1, एनायनिक लिगेंड्स। Number 1, anionic ligands. Anionic ligands. Then write a sentence, ligands which carry negative charge. Ligands which carry negative charge. Ligands which carry negative charge are called anionic ligands. Are called anionic ligands. Are called anionic ligands. Then example, Cl minus, Br minus, I minus and Cn minus etc. Cn, हाँ, NO कैसे नेगेटिव आएगा NO पे? नहीं तो NO2 है, आप तो NO कह रहे हैं। नहीं, हम समझ नहीं पाए हैं। हाँ, NO न्यूट्रल जाएगा, NO2 माइनस नेगेटिव जाएगा। हाँ, NO2 माइनस नेगेटिव जाएगा, NO तो न्यूट्रल जाएगा ना। अभी आगे करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट करिए, कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड, देन राइट दिस सेंटेंस, सच लिगेंड्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। Such ligands carry positive charge, but occur very rarely. But occur very rarely in complexes. In complexes. एग्जाम्पल, NO2 प्लस नाइट्रोनियम बोलते हैं, NO2 प्लस एंड C6H5 NH3 प्लस, नाम कोई बताएगा? C6H5 NH3 प्लस, NH2 क्या था? हाँ, तो इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम ब्रैकेट में लिखिए, एनिलीनियम, एनिलीन वर्ड से डेराइव किया, एनिलीनियम। एनिलीन से एनिलीनियम कैसे बनाते होंगे? एनिलीन से एनिलीनियम कैसे बनता है? हाँ बस ठीक है, H+ डाल दिया हमने। ठीक है, हम लोगों ने डाई एजुटाइजेशन जब किया था वहाँ पे ये बना था।
एनिलीन में हम लोग जब एसिड डालते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, फिर थर्ड करिए न्यूट्रल लिगेंड्स। थर्ड न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, he writes such ligands have no electrical charge. Such ligands have no electrical charge present on them. Electrical charge present on them. Charge present on them. Full stop. They are usually molecular species. They are usually molecular species having lone pair of electrons, having lone pair of electrons. Then example H2O सबसे कॉमन, कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर, H2O एंड अमोनिया NH3 1 लोन पेयर। न्यूट्रल में यही दोनों चलते हैं, पूरे चैप्टर में यही दोनों कंपाउंड चलेंगे। ठीक है, फिर अगली हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स। फिर ब्रैकेट में डेंसिटी, इन ब्रैकेट डेंसिटी, फिर अगले स्टेप में नंबर 1 मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, मोनो मतलब 1 और ऑल्सो कॉल्ड यूनिडेंटेट। हाँ, यूनि मतलब 1 होता है, हाँ, यूनि डायरेक्शनल। मोनोडेंटेट। देन डेफिनेशन लिखिए, दोज ligands which have only one donor atom, and can form only one coordinate bond, coordinate bond are called monodentate ligands. Monodentate ligands. Full stop. They may be neutral. As well as anionic. They may be neutral as well as anionic. Then write example. एग्जाम्पल में ऐसे लिखिए, एक कॉलम में लिखिए लिगेंड, दूसरी कॉलम में लिखिए डोनर एटम।
लिगेंड में लिखिए H2O, H2O, इसका रिस्पेक्टिव डोनर O एटम, ऑक्सीजन एटम, O एटम। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए NH3, गेस करेंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा, N एटम, नाइट्रोजन एटम। फिर एक और करिए Cl माइनस, इसमें तो एक ही है, ये Cl हो जाएगा। खाली Cl लिखिए बस, ओनली Cl। फिर नंबर 2 करिए बाइडेंटेट लिगेंड्स। नंबर 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाई का मतलब 2 हो जाएगा, राइट। द डेफिनेशन, द लिगेंड्स विच हैव, the ligands which have, the ligands which have 2 donor atoms, which have 2 donor atoms, 2 donor atoms, and can form, and can form 2 coordinate bonds, can form 2 coordinate bonds, are called bidentate ligands, are called bidentate ligands. देन एग्जाम्पल, फिर वही 2 कॉलम बनाइए, लिगेंड, डोनर एटम। लिगेंड में पहला एग्जाम्पल देखिए, COO माइनस, COO माइनस। रिकग्नाइज करेंगे ये कहाँ से आया, क्या है ये? हाँ नहीं, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड से आया ये, ऑक्जेलिक एसिड से। डोनर क्या हो गया? O एंड O, दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, लिखे O एंड O। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, देखिए ये कहाँ से आया, NH2 माइनस, देन CH2, NH2 माइनस नहीं, माइनस चार्ज हटा दीजिए और उसके ऊपर 2 लोन पेयर दिखा दीजिए बस। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर दिखा दीजिए, हाँ। और ये COO माइनस, NH2 फिर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, फिर CH2 COO माइनस, हाँ फिर से बोलिए, हाँ N एंड O, ठीक है, हाँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कहाँ से आया होगा? नहीं मतलब ये जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड बताया आपने, तो ये किस कंपाउंड से आया होगा? हाँ, तो क्या नाम है इसका? बहुत अच्छा, यहाँ पे H लगा दें, इसी को ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कहते हैं। कहाँ पे? नहीं वो तो पुराना हो गया, ये तो ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये तो यहाँ HH लगा था, ऑक्जेलिक एसिड था। ये वाला हम पूछना चाह रहे थे कि ये कहाँ से आया था, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या होता है ये? सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, है ना, NH2CH2COOH। चलिए फिर अगला टॉपिक देखिए। हाँ, फिर थर्ड कैटेगरी करिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीडेंटेट, कोई एग्जाम्पल बता सकता है पॉलीडेंटेट लिगेंड का? बहुत है, हाँ बहुत अच्छा। EDTH नहीं, EDTA, EDTH नहीं,
EDTA, EDTA देखिए आपको याद हो जाएगा। जैसे जब हम लोग शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, है ना, ब्लड का सैंपल लेते हैं, हाँ, ले करके उसके बाद फिर आपने देखा हो कि एक छोटी शीशी में है, नहीं, उसमें डाल करके और ऐसे उसको शेक करके और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के तब रखते हैं, ठीक है। तो EDTA मिलाते हैं, ब्लड को अगर EDTA मिलाते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं करता, नहीं तो वो एक सॉलिड मास बना लेगा। हाँ, सॉलिड मास बना लेगा वो। तो मैं जब बहुत पहले की बात है, जब शुगर टेस्ट कराने गया मैं, तो मैंने कहा कि भैया हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो और बस यही जानना चाह रहे थे कि ये क्या है, क्या डाला आपने, क्योंकि ऐसे तो लोग खिसिया जाते हैं ना कि तुमसे क्या मतलब डॉक्टर हो क्या पूछ रहे हो कि क्या है ये, तो इसलिए पहले हम बता दिया कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये हम बस जानना चाहते हैं कि ये कौन सा क्या चीज़ डाला आपने जिसमें ये ब्लड डाला। तो उसने बताया कि ये EDTA होता है। तो हमने कहा ये EDTA क्या होता है, अब मेरा डिपार्टमेंट आ गया। तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ ने गलत बोला था उसने फुल फॉर्म कुछ नहीं, हमको तो पता था ही भाई ये तो मेरा डिपार्टमेंट है ना, ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, लेकिन हम देखना चाह रहे थे कि इसको कितना पता है, कि क्योंकि वो डिप्लोमा करके आ जाते हैं, हाँ, उनके पास लाइसेंस मिल जाता है काम करने का, डिप्लोमा, है ना। जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी में टेस्ट के लिए अलग से डिप्लोमा होता है, वो डिग्री होल्ड करके तो आप ये काम कर सकते हैं। और आज की डेट में बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, दे आर मिंटिंग मनी। इस जगह से लेके डॉक्टर खुद भेजेंगे। नहीं, अभी एक हमारे कॉन्टैक्ट में है, तो उसने अपना पैथोलॉजी खोला है, तो हमको उसने ऑफ़र किया कि सर आप अगर भेजते हैं तो आपका कमीशन रहेगा। ओके, बहुत सही नहीं, खाली चीनी का नहीं है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट, मतलब एक टेस्ट 5-5 हज़ार के टेस्ट हैं, 5,000 के टेस्ट। अब उसमें डॉक्टर का कमीशन इन्वॉल्व रहता है भाई। अभी जैसे जो डायबिटीज़ का एक टेस्ट होता है HbA1c कहते हैं उसको, HbA1c कहते हैं उसको। एक तो नॉर्मल ग्लूकोज का टेस्ट होता है ना, उसको फास्टिंग और PP कहते हैं, मतलब फास्टिंग बोलते हैं जो सुबह खाली पेट लेते हैं, और PP मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, पहले नहीं 2 घंटे बाद, है कि नहीं। और एक HbA1c होता है, ये क्या करता है, ये लास्ट 3 मंथ्स का ग्लूकोज का पैटर्न बता देता है, पिछले 3 महीने आपका ग्लूकोज का लेवल कैसा था वो बता देता है HbA1c, और वो जाता है 1200 रुपये का। अब देखिए, इसमें आप कॉमर्स समझिए, साइंस के अंदर कॉमर्स, साइंस के अंदर कॉमर्स क्या है भाई, जो नॉर्मल शुगर का टेस्ट होता है वो 50 रुपये का होता है, 50 रुपये फास्टिंग, 50 रुपये पी, 100 रुपये में टेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब डॉक्टर को क्या मिलेगा, 50 रुपये में कितना मिल जाएगा, 5 रुपये मिल जाएगा, 5 रुपये मिल जाएगा। तो अब फिर वो दिमाग लगाता है, और क्या समझाया उसने कि एक HbA1 करा लेते हैं, देख लेते हैं कि मतलब कैसा ग्लूकोज का लेवल चल रहा है। तो आदमी सोचता है हाँ डॉक्टर हैं तो भाई हाँ ठीक है, नहीं मतलब 3 महीने का पैटर्न पता लग जाएगा कि सही था कि नहीं था। और जबकि देखिए जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, एक तो जैसे हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसको बोलते हैं IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। जब इन्होंने कह दिया कि लेस देन 70 ये फास्टिंग होनी चाहिए, मतलब 70 टू 100 के बीच में अगर शुगर है तो ये नॉर्मल है, लेस देन नहीं।
बस 70, क्योंकि 70 से कम गई तो भी खतरनाक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। हाइपो मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया, ये और डेंजरस है। तो ये नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये डेटा डिसाइड किसने किया? ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना नहीं है, पहले जानकारी लेके तब बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, ये है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, वहाँ से ये माना जाता है। अच्छा, और एडीए किसकी बात मानता है? तो यह है ACP कहते हैं उसको, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये टर्म्स आपको अगर डॉक्टर बनते तो याद करना पड़ेगा आपको। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, पूरे वर्ल्ड में जितने डॉक्टर्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। हाँ, नहीं ये हमको नहीं पता है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। खाली जो हमने डायबिटीज़ की जो पढ़ाई की उस बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये जो पैरामीटर था 72, भाई डॉक्टर ने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर को कैसे पता कि डायबिटीज़ किसको कहते हैं? MBBS डॉक्टर है, उसको किसने बताया? हाँ, ADA ने बताया, ADA को इन्होंने बताया। तो इसका मतलब कि ये सुप्रीम अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की। तो ये कह रही उसकी बात मानिए ना। फिर इन्होंने अभी 2018 में, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, सारे चैनल्स पे है, और गूगल पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। 2018 में इन्होंने कहा कि अगर आपकी शुगर, हाँ, फास्टिंग या पीपी कुछ भी, तो यू आर नॉट डायबिटिक। नहीं, हाइपर किसको कहते हैं? नहीं, 100 से ऊपर। अब वही तो बात है ना कि किसने बताया ये डेफिनेशन? तो ACP तो ये कह रहा, वो तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई 2018 में। अब वो ये कह रहा है कि अगर शुगर आपकी 250 से कम है तो यू नीड नो मेडिसिन, यू नीड नो मेडिसिन। अब दिक्कत क्या है, एक दिन के लिए इंडिया ने इस बात को माना था, एक दिन के लिए, जब ये डेटा आया था 2018 में। ठीक है, आप YouTube पे डालिए न्यू ACP गाइडलाइंस फॉर डायबिटीज़, YouTube पे डालिएगा न्यू ACP गाइडलाइंस फॉर डायबिटीज़, और इसको बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया था, इंडिया के मीडिया ने दिखाया था, न्यू ACP गाइडलाइन फॉर डायबिटीज़। ये आप डालेंगे तो पूरा आपको उसमें डेटा मिल जाएगा। नहीं, हर साल नहीं, अब ये तो ACP का काम है, अब हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। जब इन्होंने पहले शुगर का लेवल जब कम था, कम से ज़्यादा किया, तब तो तुरंत मान लिया और पूरी दुनिया में फैला दिया, क्योंकि तब नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट बढ़ गए, तो IMA खुश हो गया, ये तुरंत अप्लाई कर दिया। अच्छा, इस समय ये किसका रिकमेंडेशन? तो IMA का रिकमेंडेशन है। IMA की बात सारे इंडिया के डॉक्टर मानेंगे। कोई डॉक्टर नहीं मानता IMA की बात तो लाइसेंस नहीं, लाइसेंस तो नहीं कैंसिल होता। आपके इन्फॉर्मेशन करने की IMA इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इसको याद रखिएगा। लेकिन इतनी ब्रांडिंग हो चुकी होती है इसकी कि लगता है ये तो सरकार है, इतनी ब्रांडिंग हो सकती है। जैसे आप ये जानते हैं NGO, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इतने पावरफुल होते हैं, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये, क्योंकि पब्लिक इनके पास होती है। पब्लिक नहीं, ICMR तो वो गवर्नमेंट का है, हाँ ठीक है। नहीं, ICMR दूसरी चीज़ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनका काम अलग है।
इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च अलग है। और ये डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर से मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, IMA बना लिया, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट सोच रही है कि अलग से ग्रुप बना के पैसे देने का क्या ही मतलब, जब पैसे बना नहीं, इतने डॉक्टर्स हैं इसके अंदर, इतने डॉक्टर्स हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अब ऑन रिकॉर्ड हम इसको बोल नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या वो हो जाए, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है उसमें। पैसे ही गवर्नमेंट को खिलाते हैं IMA वाले। तो अब वो लंबी उसमें कहानी है, ठीक है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि ये चीज़, अच्छा ये तो आप कभी भी कोई भी कंफर्म कर सकता है। न्यू ACP गाइडलाइन फॉर डायबिटीज़, उसमें बता दिया कि अगर आपकी शुगर लेवल 250 या उससे कम है तो आपको किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, अगर शुगर आपकी सुबह वाली 110 हो गई, हाँ तुरंत डॉक्टर लिख देगा तो दवा, है ना। 170 हो गई, ऐसा बोलेगा कि आप मरने वाले हैं, आप ऐसा बताएगा कि आप मरने वाले हैं, तुरंत आप लेट जाइए, आप तुरंत पैसा वैसा जेब खाली कर दीजिए, सब पता नहीं कब मर जाएंगे आप। और जब आगे इन्फॉर्मेशन हो जाए, नई ACP की जो गाइडलाइन दी गई है, अगर इसको फॉलो कर दें तो अगले दिन 50% डायबिटिक पेशेंट खत्म हो जाएंगे। भाई जैसे मान लिया हमने दवा खाना बंद किया 2 साल से, 4 लोग की और बंद किया, तो ऐसे अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन होने लगे, अभी देखिए 2-3 दिन पहले जो है, मैं ये मोच अपनी ऐसे ट्रिमिंग कर रहा था, तो कैंची यहाँ पे कट गई, ये होठ तो बड़ा सॉफ्ट होता है, तुरंत ब्लीडिंग होने लगी। और फिर ये मतलब क्लॉटिंग हो गई। फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन के बाद देखा मैंने, वहाँ पे पपड़ी आ गई और आज ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है, हीलिंग चल रही है। इफ़ आई हैड बीन डायबिटिक पर्सन तो हील नहीं होना चाहिए था, इसको पक जाना चाहिए था। लेकिन मेरे दिमाग में थॉट भी नहीं आया कि यार पता नहीं हम डायबिटिक थे, वो थॉट ही नहीं आ रहा है। और जब आपका जैसा साइकोलॉजी होता है उसी तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है, याद रखिएगा इसको। अगर आप सोचेंगे शुगर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर 250 से कम है तो आपको किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो। अगर हाँ, खाने के बारे में सोचेंगे तभी भूख लगेगी। और क्या, जब आपको ये पता है, जब जैसे आपको अगले दिन फास्ट रखना है, एक दिन पहले आपको ब्रेन को बता देते हैं तो अगले दिन भूख नहीं लगती है। भाई रोज़ा में यही होता है, 1 महीना ऐसे अभी नॉर्मली कह दें कि आप घर पे गए और आप कहोगे कि नहीं खाना ख़त्म हो गया है, अब बड़ी तेज भूख लगेगी आपको, क्योंकि पहले से पता नहीं था आपको। और लोग खाना खाएंगे, जिन्होंने रोज़ा रखा होगा उनको छोड़ के बाकी लोग खाना खाएंगे, तो एक और ज़्यादा चाहते हैं। हाँ वही चीज़ है। चलिए, जो हमको बताना था ये ACP आप ढूंढ लीजिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन। इन्होंने जो नई गाइडलाइन दी है उसको अगर फॉलो कर लेते हैं तो पहली बात तो 50% डायबिटिक पेशेंट ख़त्म हो जाएंगे इंडिया के। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएंगी। कितने डॉक्टर्स हैं डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। तो काम ही यही है कि बताना कि आप अगर आप गए डॉक्टर के पास तो बोलते हैं या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। हाँ, प्री डायबिटिक मतलब बॉर्डर पे आ गए। अरे भैया शुगर का लेवल है तो वो बॉडी डिसाइड करेगी ना, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए पॉलीडेंट, हाँ ये पता नहीं है, होगा जरूर होगा। हाँ ACP आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए तो आप लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे। सब छोड़िए, चलिए EDTA पे हम लोग चल रहे थे। EDTA क्या है? दिस इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गया, पॉलीडेंटेट लिगेंड।
हाँ फुल फॉर्म बताइए शिष्य। हाँ एथिलीन, नहीं एक एक धीरे धीरे बोलिए। एथिलीन टेट्रा टेट्रा एसिटेट, हाँ टेट्रा एसिटेट है ना। वो पैथोलॉजिस्ट जो था वो टेट्रा एसिटिक एसिड बता रहा था टेट्रा एसिटिक एसिड। तो हम समझ गए कि अब पहले उसने पढ़ा होगा, अब यार नहीं याद होगा इस समय। हाँ ठीक है, चलिए डेफिनेशन नोट करिए। पॉलीडेंटेड लिगेंड हेडिंग करके लिखिए। द लिगेंड्स हैविंग more than 2 donor atoms, more than 2 donor atoms, more than 2 donor atoms present in the molecule, are called polydentate ligands. Polydentate ligands, full stop. They may be called tridentate, they may be called tridentate, कॉमा टेट्राडेंटेट, 4 हो गया, टेट्राडेंटेट, कॉमा पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट एटसेट्रा, depending upon the number of donor atoms, then example वर्ड्स में लिखिए एथिलीन डाइअमाइन, एग्जाम्पल एथिलीन डाइअमाइन, टेट्रा एसिटेट, ब्रैकेट में EDTA, ब्रैकेट क्लोज, is an important example of hexadentate ligand, full stop. It binds through 2 nitrogen and 4 oxygen atoms, then स्ट्रक्चर लिखिए। देखिए पहले हमको देखिए कैसे लिखते हैं, तो आपको इजी लगेगा कि ये तो आसान होता है। कैसे किया हम लोगों ने, अगर हमने एथिलीन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एथिलीन, क्योंकि इसमें आया ना एथिलीन डाइअमाइन, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन हमने क्या किया, डाइअमाइन 2 NH2 लगाया, टेट्रा एसिटेटो 4 एसिटेट भी लगाया। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन कितने बीच में, 2 कार्बन, तो अभी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगा था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों 2 हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं दोनों के, उसकी जगह पर, हाँ, लेकिन उससे हमने एसिटेट भी लगा दिया। तो हमने सेंटर पे देखिए, सबसे पहले सेंटर पे हमने ये किया CH2
बॉन्ड CH2, कॉपी करिए मेरे साथ में, CH2 बॉन्ड CH2। फिर इससे दोनों से NH2 लगा था, तो हमने क्या किया, N के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, NH2 लगा था, और वहीं पे लाके एसीटेट लगा दिया। तो ये हमने एसीटेट कैसे किया, CH2, ये लिखिए CH2 हैं, हाँ नाइट्रोजन से CH2 COO माइनस, फिर ये किया CH2 COO माइनस, एसीटेट था वो, और वही इधर भी लगा दीजिए। ये हम लोगों ने किया CH2 और ये ऐसे COO माइनस, फिर यहाँ भी किया CH2 COO माइनस, इसी का नाम लिखिए EDTA, दिस इज कॉल्ड EDTA। बन तो गया स्ट्रक्चर, और कैसा, ये देखिए ना, एथिलीन, ज्योमेट्री कैसी, ये स्ट्रक्चर ही तो है, हम समझ, वो तो अभी आगे हम लोग करेंगे ना, अभी आगे आएगा तब। अभी तो पहले हम लोगों ने ये किया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते किसको, और उसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, कॉमन एग्जाम्पल इज EDTA, ये कॉमन एग्जाम्पल चलेगा, ठीक है। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, हैं, हाँ हाँ हाँ, अगली हेडिंग करिए, अगला टॉपिक देखिए क्या आएगा। ये हम लोगों ने कर लिया पॉलीडेंटेट, ये करिए नंबर 6 किलेटिंग लिगेंड्स, नंबर 6 हेडिंग करिए CHELATING, किलेटिंग लिगेंड्स एंड किलेट्स, किलेटिंग लिगेंड्स एंड किलेट्स, ठीक है, बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।